हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी वापस पुनः लेक्चर शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का। अभी पिछली क्लास में सॉलिड स्टेट में अपने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इस तरह की जो यूनिट सेल्स है उनके बारे में हमने पढ़ा और सीखा और कुछ क्वेश्चंस भी किए, पैकिंग फ्रैक्शन के, पैकिंग एफिशिएंसी के, कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी किए थे। तो ये जितने भी जो कैलकुलेशंस थी कल और परसों के लेक्चर में, उसमें ये था कि आपको इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा था। तो मैं आपके लिए एक थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो अपन इस लेक्चर में उस एनिमेटेड वीडियो को देखेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें हम कल और परसों कर रहे थे वो क्या है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो है वो वीडियो डिस्प्ले होगा। मैंने लैपटॉप में अभी जाके मैं सेटिंग्स करूँगा तो आपके स्क्रीन पे वीडियो डिस्प्ले होगा और साथ साथ में बोलता भी रहूँगा तो आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई देगी। ठीक है, तो अपन एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड है क्या। उनके एनिमेशंस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं अभी वीडियो प्ले करता हूँ। हाँ बच्चों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो एनिमेटेड पिक्चर्स हैं सॉलिड स्टेट्स में उनको सीखेंगे। देखो, सबसे पहले ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। पहले इसका लैटिस स्ट्रक्चर था, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक में। अब देखो, इसको कट कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक जो एटम है कॉर्नर का, वो केवल 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से देखो ये यूनिट सेल मिलके बनी हुई होती है। यहाँ पे अभी आपने देखा कि कैसे देखो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें। तो ये जो है अपन को इमेजिनेशन हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में सीखें। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखो इसमें कैसे एक्चुअल में एक ही एटम पाया जाता है। कल हमने कैलकुलेशन की थी, तो देखो अब इसके सारे टुकड़े अगर मैं जोड़ दूं तो ये कंप्लीट एक पार्टिकल पर यूनिट सेल ही बनेगा। तो यहां पे इस तरह से आप देख सकते हो इसको, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखो इसमें कैसे, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक एटम जो है 6 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस तरह से हमें इमेजिन करना है। आप कमेंट में बताएं, मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ साथ साथ में कि आपको समझ में आया नहीं। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखिए, सेंटर पे एक एटम है और कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है काय केंद्रीय एकक कोशिका का। इसको अगर देखो कट कर दिया जाए तो ये कट फॉर्म है इसका, और देखो कॉर्नर के एटम मिलके एक पूरा एटम बनाएंगे और बीच में एक एटम हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 पार्टिकल्स पर यूनिट हो गए, जो कि हमने कल पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। और इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में ये जो एक एटम है, ये 4 ऊपर वाले और ये 4 नीचे वाले, टोटल 8 एटम्स को ये टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। किस केस में, बॉडी सेंटर के लिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इस तरह से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनी हुई होती है। ये इसका एक्चुअल फॉर्म हो गया, पहले वाला हम लैटिस फॉर्म देख रहे थे। इसको देखो कट करें तो आप कंट्रीब्यूशंस देख सकते हो। यहाँ पे देखो सेंटर पे केवल हाफ पीसी कंट्रीब्यूट हो रहा है, और ये कॉर्नर वाले सारे अगर टुकड़े जोड़ दे तो 1 हो जाएगा, और इनको जोड़े तो 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4। तो 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होते हैं किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में।
तो यहाँ से ये बात हमें क्लियर होती है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो यहाँ पे ये जितने भी येलो एटम्स हैं वो सारे इस ब्लू एटम को टच कर रहे हैं, तो इससे हमें सारे के सारे ये जो कि एटम है अगर आप काउंट करो तो ये 12 एटम्स है टोटल। तो इस तरह से फेस सेंटर्ड में यूनिट सेल्स होती है। और एक्चुअल में अरेंजमेंट्स देखना है, देखो सिंपल क्यूबिक जो पैकिंग है 3D अरेंजमेंट में इस तरह से रहती है। ये देखो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है 3D अरेंजमेंट में, जिसमें एटम्स के ऊपर एटम्स रखे हुए हैं। और ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है 3D अरेंजमेंट में। एक लेयर तो हमने देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दोबारा दिखाता हूँ आपको, नीचे हमने एटम्स रखे, उसके बीच का जो स्पेस है वहाँ पे हमने एटम्स रख दिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का आया। और उसमें से देखो एक छोटी सी यूनिट सेल हमने काटी, ये देखो ये हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। और ये जो है खाली जगह होती है, इसी को लेके हम पैकिंग एफिशिएंसी बनाते हैं। इसको ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं, इनको वॉइड्स बोलते हैं, ये अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर्स में। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की स्ट्रक्चर होती है। इसको देखो अभी कट करके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यहाँ से हम निकालेंगे। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट सेल्स बनती है। अब वापस अपन अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अपन ने अभी तक इतना ही पढ़ा है, उसके बाद में भी मैं आपको और बताऊंगा एनिमेशंस के द्वारा कि अलग अलग तरह के जो यूनिट सेल्स हैं और अलग अलग तरह का जो पैकिंग फ्रैक्शंस हैं या पैकिंग एफिशिएंसी है या फिर क्लोज पैकिंग है, अलग अलग तरह की, जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है और CCP होती है उस तरह की, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये यूनिट सेल्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनिमेशंस क्लियर हुए होंगे, इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो आज अपन और कुछ यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें यूनिट सेल का फॉर्मूला निकालना होता है। फॉर्मूला निकालने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे निकाला जाए। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का सूत्र, एकक कोष्ठिका का सूत्र। तो हम इसे फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकाला जाता है, इसको करने के लिए सीधा क्वेश्चंस लेते हैं अपन, उस क्वेश्चन को यूज करते हुए सीधा हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्वेश्चन है कि इफ ए टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड at corner of cubic unit cell and A types of atoms are placed at all corners of cubic unit cell, and B types of atoms are placed at all face center, then find out formula of unit cell, formula of unit cell। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, ये सवाल है। अगर ए टाइप के एटम्स जो हैं सभी के सभी हमने कॉर्नर जो है आपका क्यूबिकल यूनिट सेल उसके ऊपर रख दी, और बी टाइप के जो एटम्स हैं हमने फेस सेंटर पे रखे, तो इस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो समझते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है, इस तरह से सभी कॉर्नर्स पे एटम है, ये तो है ए टाइप्स ऑफ एटम, और सेंटर पे जो है ना, यहां पे फेस सेंटर में जो फेस सेंटर में एटम्स मौजूद है वो सारे एटम्स है बी टाइप। ये तो है बी टाइप और ये है ए टाइप।
कॉर्नर्स पे है ए टाइप और सेंटर्स पे है बी टाइप। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसके लिए हमें इस यूनिट सेल का फॉर्मूला पता लगाना है। तो देखो कैसे किया जाता है। हमारा जो काम है वो ये होना चाहिए कि इस यूनिट सेल में हमें एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ए काउंट करने और टोटल नंबर ऑफ बी काउंट करने हैं। ए और बी काउंट होने के बाद में उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। अगर वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो सीधा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे निकालेंगे कि टोटल उस यूनिट सेल में देखें तो टोटल ए एटम्स, तो ए एटम्स की बात करें तो ए एटम का एक एटम तो 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है और ऐसे हमारे पास 8 एटम्स हैं तो ए कितने हो गए, 1 हो गया। और टोटल बी एटम निकालने हैं, टोटल बी एटम्स। तो बी एटम्स के लिए हमारे पास जो बी एटम है वो उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ऐसे कितने हमारे पास 6 हैं। तो टोटल बी एटम कितने इस यूनिट सेल में, 3 है। तो ए तो है 1, ए है 1 और बी है 3। तो इस यूनिट सेल में जहां पे एक ए का तो एक एटमिक खर्च होता है वहां पे हमें बी के 3 एटम्स खर्च करने पड़ते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक ए के साथ 3 बी जुड़े हुए होंगे तो इस यूनिट सेल का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आपको खुद को करना है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब लेक्चर खत्म हो तो आप इसको अपने नोटबुक में उतार लेना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, मैं साइड में हो जाता हूं, आप नोट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए इसे। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। काफ़ी बच्चे कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ सभी को। क्वेश्चन है कि अगर मैं ए एटम्स सभी कॉर्नर्स पे रखता हूँ, मान लो हाफ कॉर्नर्स पे रखता हूँ, हाफ कॉर्नर पर रखता हूं ए एटम्स और बी एटम्स रखता हूं अदर हाफ कॉर्नर्स पर, अदर हाफ कॉर्नर्स पर, और सी एटम रखता हूं मैं एट बॉडी सेंटर। 3 तरह के एटम लिए, तो तीनों एटम की मैंने पोजीशन क्या लिखी कि ए को तो मैंने रखा एक यूनिट सेल के आधे कॉर्नर्स पर और बी को रखा दूसरे आधे कॉर्नर्स पर और सी को रखा बॉडी सेंटर पर। तो इसका आपको इस यूनिट सेल का फॉर्मूला बताइए। फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो आप बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला। आपको डायग्राम से समझा देते हैं, डायग्राम बना देता हूं मैं। जैसे ये इसमें से 4 तो है ए और 4 है बी और 1 है यहाँ पे सी। तो आपको पता लगाना है कि फॉर्मूला क्या होगा इस यूनिट सेल का। तो ये सवाल है। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप सॉल्व करके बताऊंगा आपको। Siaram Jat. Now I am know about our live class. Yes, Siaram, we are taking live classes from last 7 days, 5 to 7 days. तो बताओ क्या है आंसर। गुड इवनिंग सभी लोग। बताओ क्या आया कमेंट्स कोई। कोई डाउट किसी को, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो।
ABC2, रितिका ने दिया आंसर बिल्कुल सही। ABC2 आंसर हो जाएगा एकदम सही। और भी बाकी लोग कोई बच्चे शोर नहीं करें, आवाज़ नहीं करें तो ये डायलॉग तब बोल नहीं पाते। ऑनलाइन क्लास चल रही है, मेरे को तो आपकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही, कहाँ पे कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है ना। वरना क्लास में होते थे तो कहते रहते थे भाई शोर मत करो, आवाज़ मत करो, तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम सीधे बैठ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम आगे आओ पीछे आओ। तो ये बातें तो अब बोलनी नहीं पड़ती। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप लोगों को मिस कर रहा हूँ काफ़ी मैं। हाँ, ऑफलाइन क्लास होती थी एकदम, कितने मज़े लेते थे अपन। ऑनलाइन क्लास में भी अपना मज़ा है। अभी मैं आपके पास सामने खड़ा हूँ, आप अपने घर पे हो, आराम से एकदम रिलैक्स होके वीडियोस की क्लास जो है लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, आराम से क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचर देख रहा है नहीं देख रहा, सारी बातें यहाँ पे आप सब बातों से बच गए। वरना तो अगर गलत आंसर दिया नहीं किया तो टीचर डांट दे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो इन सब बातों से आप आज बचे हुए हो, ठीक है। पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये महामारी ठीक हो और हम वापस हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जाए और ऑनलाइन क्लासेस जो है, वैसे हमारा तो इरादा यही कि ऑनलाइन क्लासेस को हम आगे भी कंटिन्यू करें और बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ पाएँ। और हर जगह पे जो गांव देहात में कहीं पे भी कोई भी बच्चा है भारत में, तो वो इन क्लासों को ले सकता है। तो हम तो उस विजन के साथ चल रहे हैं। काफ़ी बच्चों के आंसर आ गए हैं ABC2। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो टोटल अगर A कैलकुलेट करें तो कितने होंगे। हमारे पास A का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 है। तो A के कितने आइटम ऐसे 4 है, क्योंकि टोटल 8 है, 8 में से 4 तो A है और 4 B है। तो A कितने हैं, आधा ही है A। यानी कि इस यूनिट सेल को बनाने में A कितना खर्च होता है, इफेक्टिवली कितना खर्च हो रहा है, हाफ ही खर्च हो रहा है। और टोटल B की बात करें, टोटल B कितने खर्च हो रहे हैं, तो टोटल B भी कितने खर्च हो रहे हैं 1/8 × 4 बराबर 1/2। B भी कितना खर्च हो रहा है इस यूनिट सेल को बनाने में, हाफ खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है, क्योंकि 4 ही तो है B भी और A भी 4 है, और वो भी कौन से कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। और टोटल C की बात करें, टोटल C, तो टोटल C बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर पे है तो ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का पार्ट है। तो टोटल C कितना खर्च हुआ 1 खर्च हुआ। तो A तो है हाफ, A का तो हाफ खर्च हुआ, B का भी हाफ खर्च हुआ और C का 1 खर्च हुआ। अब फॉर्मूला जब लिखते हैं किसी यूनिट सेल का तो हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, सबसे सरलतम अनुपात निकालते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, यानी कि इसको 1 लूँ इसको 1 लूँ तो इसको 2 होना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ABC2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और सीखते हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं ABC, वापस कुछ एक चीजें चेंज कर देता हूं। A है एट 20% कॉर्नर साइड्स, थोड़ा मैं मुश्किल कर रहा हूं। A कहां पर है 20% कॉर्नर साइड पे है। B है 50% कॉर्नर साइड्स एंड 50% फेस सेंटर। देखो B जो है 50% कॉर्नर साइड्स पे है और 50% फेस सेंटर पर है। और C कहां पर है, C जो है हमारा वो 30% तो कॉर्नर पर है, 30% कॉर्नर और 50% ये है फेस सेंटर पे। जो C है हमारा, देखो जितने भी एक एटम है, A एटम ने क्या किया है, कॉर्नर्स का जो 20% साइड्स है वो तो A ने फुलफिल कर ली, B ने 50% कॉर्नर्स की फुलफिल की और 50% फेस सेंटर की फुलफिल की है। C ने 30% कॉर्नर की फुलफिल की है और 50% फेस सेंटर की फुलफिल की है। देखो कॉर्नर सारा भर गया 20, 50, 70 और 30, 100, और फेस सेंटर भी पूरा भर गया 50-50। तो अब आपको पता लगाना है कि इस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सिंपल सी मैथ्स है, आप कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है, फ्रैक्शन में अगर आए तो उसको किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ जाए, सबसे सरलतम रूप आ जाए।
बताओ आंसर। किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक। बताओ 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 बताओ, सवाल सवाल दे रखा है। ज़्यादा मुश्किल है का? मुश्किल तो नहीं बे, हमें बस कैलकुलेशंस करनी है, कॉर्नर्स के एटम्स को बढ़ना है और फेस सेंटर के एटम्स को बढ़ना है, हमारा सवाल हो जाएगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे बच्चों? चलो, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, या तो नेट प्रॉब्लम हो गया, कुछ होगा, पर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। जिसने भी सॉल्व किया है चेक कर लेना अपना आंसर कि क्या सही हो आप या नहीं हो। तो 20% कॉर्नर साइड, अब तो कॉर्नर की टोटल साइड्स कितनी है? 8 है, तो 8 का 20% कितना हुआ? 8 का 20% कितना हुआ? देखो टोटल ए निकालना है, टोटल ए कितने एटम्स हैं? तो देखो ए कितना है? 8 का 20%, ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। एक ए का आइटम कितना 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, और कितने हैं? ये 8 का 20% है, तो 8 × 20/100 कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई? 8 का केवल 20% ही कहाँ ऑक्यूपाई, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? ए ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये टोटल ए एटम्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इससे सॉल्व करते हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। तो ए कितने यूटिलाइज हो रहे हैं? 1/5 ए यूटिलाइज हो रहे हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब टोटल बी की बात करें, टोटल बी देखो ए केवल 20% कॉर्नर साइड्स पर है, लेकिन बी दो जगह है, एक तो 50% तो कॉर्नर साइड और 50% फेस सेंटर पे। तो 50% पहले तो कॉर्नर साइड पे जाएं, तो कॉर्नर साइड्स 1/8, कॉर्नर साइड का एक कंट्रीब्यूशन करता है, टोटल 8 साइड्स होती है, लेकिन उसका 50% ही यूटिलाइज हो रहा है। तो ये बी जो कॉर्नर पे है उन बी की संख्या आ गई, प्लस बी जो फेस सेंटर पे उसकी संख्या निकालनी है, तो फेस सेंटर पे एक एटम कंट्रीब्यूट करता है हाफ का, और टोटल कितने ऐसे 6 है, लेकिन 50% ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 50/100 कर दिया। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये 50/100 इससे तो मिल जाएगा 1/2, प्लस इससे मिल जाएगा हमें 1/2 या फिर 6/4 या फिर 3/2, इससे ये मिल जाएगा हमें। इसको जब सॉल्व करेंगे दूसरे वाले टर्म्स को, तो 3/2 आएगा, 1/2 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 4/2 यानी कि ये आ जाएगा 2। तो एक्चुअल में बी कितने हैं? बी 2 है। ठीक है, इसी तरह से सी निकालने, टोटल सी, तो टोटल सी कितने हैं वो पता लगाने के लिए सेम प्रोसीजर अपनाया, टोटल सी। तो टोटल सी है 30% कॉर्नर, 30% कॉर्नर, कॉर्नर का 1/8 × 8 × 30/100, तो 30% ऑक्यूपाई किया, तो 1/8 × 8 × 30/100, और 50% फेस सेंटर, 50% फेस सेंटर यानी कि 1/2 कंट्रीब्यूशन वाले 6 एटम है, लेकिन ऑक्यूपाई कितना? 50% ही है, तो ये कर देंगे। आई बात समझ में, है ना? तो 8 से 8 कैंसिल, ये हो गया 3/10, और ये हो जाएगा आपका 3/2, तो सी आ जाएंगे 3/10 प्लस 3/2, ये सी की संख्या आ जाएगी। और इसको जब सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो सी का जो नंबर है वो आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 15/10, तो ये हो जाएगा 18/10, या फिर ये हो जाएगा 9/5। तो C का संख्या कितना आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा C।
सी का एक्चुअल में नंबर ऑफ कितना हो गया, नंबर 9/5 आ गया। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो थोड़ा सा मैं उस साइड ले लेता हूँ कैमरे को। तो सी आ गया 9/5। आई बात समझ में? ये परसेंटेज वाला समझ में नहीं आया नीतीश कुमार को? चलो दोबारा समझाते हैं इसको, ये कैसे किया। पहले तो क्वेश्चन समझो कि ए जो है कॉर्नर्स की जितनी टोटल पोजीशंस है उसकी 20% साइड्स पर ही ए मौजूद है। जो बी मौजूद है 50% तो कॉर्नर वाली साइड्स पे और 50% है फेस सेंटर वाली साइड्स पे। जो सी है वो 30% तो कॉर्नर वाली साइड्स पे और 50% फेस सेंटर वाली साइड्स पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको अपन दोबारा समझते हैं एक बार। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हमारे पास देखो 20% कॉर्नर साइड्स का मतलब क्या है कि 8 साइड्स है तो 8 का 20% ही क्या कर रहा है, अपना ए ऑक्यूपाई कर रहा है। और कॉर्नर्स का 50% यानी 8 का 50% यानी कि 4 साइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, बी ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन बी कॉर्नर पे होने के साथ साथ फेस सेंटर पर भी है, यानी कि फेस सेंटर का 50%। फेस सेंटर कितने होती है टोटल पोजीशन, 6 होती है। 6 का 50% यानी कि 3, यानी कि बी 3 लोकेशन को भी घेरे हुए है। और सी 30% कॉर्नर पे और 50% फेस सेंटर पे, यानी कि कॉर्नर की 30% सी ले रहा है और 50% फेस सेंटर ले रहा है। अब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम निकालना है तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे कि ए 1/8 कंट्रीब्यूशन वाली 8 साइड्स का 20% ही यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, बी जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन साइड्स वाले का 50% यूटिलाइज कर रहा है और 1/2 यानी कि फेस सेंटर वाली साइड्स का 50% और यूटिलाइज कर रहा है। तो इससे ये बी आ जाएगा। और सी के लिए, सी जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन वाली साइड्स का 30% यूटिलाइज कर रहा है और 1/2 कंट्रीब्यूशन वाली साइड्स का 50% यूटिलाइज कर रहा है। तो सी आ जाएगा 9/5। तो यहाँ पे जो ए, बी और सी के जो वैल्यूज आए, हमारे पास ए आया, हमारे पास ए है, ए की वैल्यू है 1/5, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए 1/5, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 9/5। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है तो मैं इस पूरे में क्या कर दूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तो हो जाएगा ए तो 1, बी हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा 9। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A1 B10 C9। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। बिल्कुल यश ने आंसर दिया, A1 B10 C9, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, एक बार और दोबारा देखना, अच्छा क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट सेल का फॉर्मूला निकालने के लिए तो वापस रिपीट कर सकते हो इस लेक्चर को, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। केवल परसेंटेज वाली चीज़ों को लिया गया है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं अपन। नेक्स्ट लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी फॉर्मूला पढ़ते हैं यूनिट सेल के लिए। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डेंसिटी फॉर्मूला पढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक एक कोशिका का घनत्व डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सेम यहाँ पे यही प्रोसीजर हम यूनिट सेल के लिए भी करेंगे। यूनिट सेल का जो मास है टोटल, उसमें उसके टोटल वॉल्यूम का अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें डेंसिटी मिल जाता है। यूनिट सेल की जो डेंसिटी है उसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, रो बराबर
जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूले में जेड एम ए क्यूब एन ए क्या है। रो फॉर डेंसिटी, ये तो है डेंसिटी को दिखाता है, यानी कि घनत्व को दिखाता है। जेड दिखाता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स एटम्स इन यूनिट सेल में क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक की बात करें तो 1, बॉडी सेंटर की बात करें तो 2, फेस सेंटर की बात करें तो 4, और एंड सेंटर तो हमने किया नहीं था, एंड सेंटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इस तरह से जेड क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए तो 1 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर के लिए 2 हो जाएगा, फेस सेंटर के लिए 4 हो जाएगा। तो ये जेड है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो है यहाँ पे जेड, ठीक है। और जो मास m है ये है मोलर मास ऑफ दैट एटम, जो एटम्स यूटिलाइज हो रहा है हमारा उस यूनिट सेल को बनाने में, उसका मोलर मास। जैसे बात करें सोडियम का, अगर सोडियम को हम उस यूनिट सेल को बनाने में यूज कर रहे हैं तो सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। तो यहाँ पे m क्या है 23 हो जाएगा m का मान। और अगर मान लो मैं यूज करूँ कोई पोटेशियम, तो पोटेशियम होता है 39, तो 39 हो जाएगा। तो m यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ एटम यूज्ड इन यूनिट सेल, मोलर मास ऑफ एटम यूज्ड इन यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में जो मोलर मास यूज कर रहे हैं हम एटम का वो है। और ए क्यूब जो है यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए क्या है यहाँ पे एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जो हमारा एकक कोष्ठिका है उसके किनारे की लंबाई है। जो ए होता है ना, हमने जो देखा था रेडियस में और एज लेंथ में रिलेशन, तो ये एज लेंथ क्या है, उस यूनिट सेल का जो एज लेंथ है, जो किनारे की लंबाई है वो। और ए क्यूब क्या हो गया, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी में यूज किया था ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यूब। और एन ए क्या है, एन ए है आवोगैड्रो नंबर, एन ए बराबर एवोगैड्रो नंबर, यानी कि आवोगैड्रो संख्या जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। ये आवोगैड्रो संख्या हो गई। तो ये यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आता कैसा है उसके बारे में अपन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कैसे आता है ये फॉर्मूला, इसको सीखते हैं। देखो, एक यूनिट सेल की अगर बात करें तो मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपल क्यूबिक का। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल क्यूबिक लिया। सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स एक ही होता है, और जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो कैसा होता है, सभी कॉर्नर्स पर अलग एक एक एटम पाए जाते हैं। ये सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट होता है, सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम पाए जाते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक में अगर मैं इसका डेंसिटी निकालना चाहूं, डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी, मास ऑफ एटम, मास, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यानी कि मैं उस यूनिट सेल का जो टोटल मास है, उस टोटल मास में उस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर दूंगा। मान लो ये है हमारी कोई एज लेंथ ए, तो वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, ए क्यूब हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब टोटल मास उस यूनिट सेल का अगर निकालना है तो यूनिट सेल में मास किसकी वजह से आ रहा है, एटम्स की वजह से आ रहा है, परमाणुओं की वजह से आ रहा है। जैसे अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो उसमें एक एटम है, तो उस एक परमाणु की वजह से उस यूनिट सेल का भार बनेगा। तो मैं इसमें डेंसिटी जो है वो क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ वन एटम लिख सकता हूं। यहाँ पे मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय ए क्यूब अगर कर दूंगा तो मेरी डेंसिटी आ जाएगी। अब मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास क्या होगा, एक एटम का मास निकालने के लिए हमें मोल कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि एक मोल कोई
क्वांटिटी है तो उसका जो मास होता है वो मोलर मास होता है। जैसे 23 ग्राम सोडियम जो होता है उसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स पाए जाते हैं। तो मैं मास ऑफ वन एटम अगर निकालना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोलर मास अपॉन Na लिख सकता हूँ, एवोगैड्रो संख्या से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक एटम का मास क्या हो गया, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो संख्या, क्योंकि मोलर मास क्या होता है 6.02 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है। तो एक एटम का मास कितना हो गया, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो संख्या। यहाँ पे ये 1 क्यों लिया, 1 क्योंकि एक ही एटम मौजूद है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अगर मैं फेस सेंटर की बात करता तो यहाँ पे 4 आ जाता, बॉडी सेंटर की बात करता तो क्योंकि 2 एटम होते तो 2 एटम लिख सकते थे। तो यहाँ पे कोई भी जनरल अगर मैं रूल की बात करूँ कि मान लो कोई भी यूनिट सेल है जिसमें z नंबर ऑफ एटम्स है, तो z नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर z इंटू mw अपॉन a क्यूब इंटू na। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो है डिराइव होता है। सिंपल सा जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसका यूज करते हुए इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा एक एग्जांपल लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे है। किसी को डाउट क्या है, आपका एग्जैक्ट कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, ये आप मुझे बात बताइए, मैं आपका सॉल्व करूंगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट हैज क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपकी और बता देता हूं, एक आप बात नोट कर लेना कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होती है वो ही उस पूरे सब्सटेंस की डेंसिटी होती है, क्योंकि डेंसिटी एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि ये एक सूक्ष्म गुण है, ये आपकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो जितना डेंसिटी उस मटेरियल का होगा, जैसे अगर मान लो 5 kg/m³ कोई सब्सटेंस का डेंसिटी है तो उसके यूनिट सेल का भी डेंसिटी उतना ही रहेगा। तो एक बात आप ये लिख लेना, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे, तो ये नोट लिख लेना कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल of a substance is same as density of substance as whole, density of substance as whole, यानी कि उस सब्सटेंस के पूरे का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी और इस यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी एक वो जो होता है ना अमाउंट पे डिपेंड नहीं करने वाला एक प्रॉपर्टी है। तो एक बड़ी अमाउंट के लिए भी डेंसिटी उतना ही रहता है और एक छोटी अमाउंट के लिए भी डेंसिटी उतना ही रहता है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये अपन को बात ध्यान में रखनी है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर, एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर विद ए सेल विद एज लेंथ ऑफ 288 picometer. An element has body centered cubic structure with 288 picometer as length. Calculate density of substance if
मोलर मास ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट इज 23 ग्राम। मैं सोडियम ही ले रहा हूं, उसका मोलर मास कितना है 23 ग्राम दे रखा है। और हमें बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है 288 पिकोमीटर है। पिकोमीटर क्या होता है, कितना होता है 10⁻⁻12। तो हमें पूछा है कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये डेंसिटी वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था Z इंटू mw/a³ इंटू Na, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूला ही यूज करना है। फॉर्मूला यूज करें तो देखो सॉल्यूशन रो बराबर ZmW/a³ इंटू Na, ये यूज करना है। Z की वैल्यू इस केस में कितनी, BCC है तो 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 2। MW हमें दे रखा है 23 ग्राम, ठीक है। Na हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23 और A की वैल्यू हमें दे रखी है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर, ठीक है। हमें डेंसिटी देखो यहाँ पे ग्राम है, अगर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालनी है तो पिकोमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम पिको कितना होता है, पिको होता है 10⁻⁻12 मीटर, या फिर पिको को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। तो सीधा डेंसिटी में जब वैल्यू रखूंगा डेंसिटी वाले फॉर्मूले में तो रो बराबर हो जाएगा 2 इंटू 23/a³ यानी कि 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये है ग्राम में, और ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है इसका तो इसका क्यूब कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46, 23 इंटू 2 ये हो जाएगा 56, 23 इंटू 2 46 हो गया 46, नीचे आ जाएगा 288 इंटू 288 इंटू 288, क्योंकि क्यूब है, क्यूब से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई में, और पावर्स जो है ये दे देगा 10⁻⁻30 और ये देगा 10⁻23, तो ये आ जाएगा 10⁻7। तो ये आपका डेंसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप चेक करें कितना आंसर है आपके पास। कैलकुलेटर अगर हो घर पे जल्दी से लेके आ जाओ। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा डेंसिटी 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वालिटी हाई करो। क्वालिटी, अगर संजय आपको वीडियो क्वालिटी पूरा नहीं मिल रहा तो YouTube का जो ऊपर वो 3 बटन होते हैं उन 3 बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, तो वहाँ पे 480p क्वालिटी कर लो तो आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। नो डाउट्स, इट्स इजी, ओके। ठीक है, गुड इवनिंग। तो इस तरह से डेंसिटी वाले सवाल किए जाते हैं। और एक सवाल मैं आपको खुद करने के लिए देता हूं। आपको इस क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दे रखी हो
एक क्वेश्चन आपको मैं घर पे करने के लिए देता हूँ, कल मैं आपको उसका आंसर पूछूंगा तो आपको आंसर निकालना है। यहां तक सेम है क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। आगे मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और उसे आपको सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन को चेंज करता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसको सॉल्व करना है कि द डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी जो है उस एलिमेंट की वो दे रखी है आपको 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका डेंसिटी आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता लगाना है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम सैंपल ऑफ दैट एलिमेंट। ये आपको ट्राई करना है, कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन देखो यहां तक सेम है कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसकी एज लेंथ 288 पिकोमीटर है, उसका डेंसिटी दे रखा है आपको। आपसे पूछा गया है कि उसके 208 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उस एलिमेंट के, ये सवाल है। ठीक है, इसके मैं ऑप्शंस दे देता हूं, वो भी आप चेक कर लेना मैच करा के। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 13.08 इंटू 10⁻16। बी ऑप्शन है इसको 22 कर लीजिए, इसको ये 22 है। एक ऑप्शन है 15.01 इंटू 10⁻23। सी ऑप्शन है इसका 12.08 इंटू 10⁻23। ठीक है, और डी ऑप्शन है 14.01 इंटू 10⁻22। तो इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये सवाल आप नोट कर लेना, इस सवाल को अपन कल डिस्कस करेंगे। आप खुद ट्राई करना कि आप इस सवाल को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक बार एनसीईआरटी से थ्योरी जो है आप रीड आउट कर लेना ताकि आपके आइडियाज़ और अच्छे क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले का जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट डेरिवेशन बताया कि एक्चुअल में डेरिवेशन क्या है, तो उस डेरिवेशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका ये चीज़ जो है क्लियर एकदम हो जाएगा। ये सवाल में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ये आपको कल चेक करके लाना है। देखो लाइव स्ट्रीमिंग में जो वीडियो क्वालिटी है वो ये मैक्सिमम आ सकती है। हमारे पास हाईएस्ट क्वालिटी वाला जो वीडियो कैमरा, सोनी का वीडियो कैमरा हमारे पास पड़ा है, जिसे हम आपको अभी लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में हाई क्वालिटी नहीं आती, उसके लिए क्वालिटी मैक्सिमम यही आ सकती है। या तो हम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों हम रिकॉर्ड करके दें तो वो अच्छे आते हैं। आप हमारे जो पहले वाले रिकॉर्डेड लेक्चर अगर उनको देखो तो उनकी क्वालिटी काफ़ी हाई है। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या है कि थोड़ा सा हमें एक इंटरेक्शन का मौका मिल जाता है बच्चों के साथ। बच्चे कमेंट करते हैं, आंसर बताते हैं, तो थोड़ा जो है पढ़ाना एक आसान रहता है और आपके अकॉर्डिंग हम जो है चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। पर अगर वीडियो लेक्चर्स बनाए तो वीडियो लेक्चर्स में वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, तो टीचर जो है थोड़ा फीडबैक नहीं ले पाता। तो टीचर को जरूरी होता है कि एक फीडबैक बना रहे, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना अच्छा क्लियर हो रहा है, कितना अच्छा क्लियर नहीं हो रहा, तो ये बात पता चलती रहे। तो इसके लिए लाइव क्लासेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। और जो फर्स्ट लेक्चर से जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास में, सारे के सारे आपने वीडियोस अटेंड किए हैं, सारे लाइव सेक्शन अटेंड किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों को समझने के लिए। और क्योंकि लाइव क्लासेस में ये भी एक ऑप्शन है कि हम वीडियो को वापस रिकॉर्डेड जो है उसको वापस दोबारा भी देख सकते हैं, तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है एक तो, है ना। और कुछ एक चीज़ें आप ध्यान रखें, जब आप बैठें तो उससे पहले थोड़ा पढ़ लें, है ना। आपके पास किताब है नहीं है, एनसीईआरटी की किताब को आप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल सर्च करो एनसीईआरटी पीडीएफ,
तो अगर आपके पास एक्चुअल में हैंडबुक नहीं है, जो किताबों की दुकान खुली नहीं है, तो आप सोच रहे होगे कि हमारे पास तो किताब ही नहीं, कहाँ से पढ़ें, तो आप एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, जो डिजिटल बुक होती है, वो डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट लेता है, उसका कोई चार्ज नहीं करता। तो आप सर्च कीजिए गूगल पे कि एनसीईआरटी पीडीएफ बुक्स, तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप 12th केमिस्ट्री भी डाउनलोड ऐसा लिख सकते हो, 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ किताब मिल जाएगी, आपके कंप्यूटर पे भी चल जाएगी, आपके लैपटॉप में भी चल जाएगी, आपके मोबाइल फ़ोन में भी चल जाएगी। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो जब तक किताबें नहीं आती, अभी क्योंकि दुकानों खुले नहीं है किताबों की, तो वो एक अच्छा वे है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हर एक बच्चा ये जिम्मेदारी लें कि अपने कम से कम 10 दोस्तों को इसके बारे में बताएं, जो हम लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट एकदम हाई क्वालिटी का कंटेंट दे रहे हैं, पूरा का पूरा। आपकी आईआईटी भी क्लियर हो जाएगी, आपकी नीट भी क्लियर हो जाएगी इस कंटेंट को अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो। एकदम अच्छे अच्छे लेवल के सवाल है, हलवा टाइप सवाल नहीं देते हैं अपन लोग, हलवा साइड टाइप सवाल अपन को नहीं करना, अपन को एक अच्छा लेवल मेंटेन करके चलना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है अपन को। तो ये चीज़ें अपन को थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है ना। और अपने दोस्तों में बताने वाला ये जो काम है आपको हमारे लिए करना पड़ेगा। और जब भी जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक बंद करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम भी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और डाउट्स कोई अगर इसमें आया है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं अभी भी रिप्लाई कर दूंगा थोड़ी देर में। जब ये लेक्चर मैं फिनिश करूंगा तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई दूसरी क्वेरी है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, इसके अलावा भी वो भी हम आपकी पूरी कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। और सिंसियरिटी से लेक्चर्स को देखें, ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे ही देख रहे हो, बीच में आए नहीं, वो नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो लाइव क्लास में नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि क्या है तो रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा तो वो जाके देख लेंगे, अभी नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा मत करो। एक बार अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली कि नहीं रिकॉर्डेड पड़ा है तो बाद में जाके देख लूँगा, तो वो तरीका बिल्कुल ही सही नहीं है। आपकी जो सिंसियरिटी है वो नहीं बन पाएगी। सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को अच्छा करना है। तो सिंसियरिटी बनाए रखने के लिए आपको लाइव क्लासेस का ही सहारा लेना चाहिए। एग्जैक्टली 5 बजे या एग्जैक्टली 4 बजे जब भी लेक्चर शुरू हो रहा है, आपने देखा होगा हम पूरा टाइम के पंक्चुअल हैं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो बात अलग है, बाकी एग्जैक्टली 4 बजे या एग्जैक्टली 5 बजे मैं आपके सामने मौजूद होता हूँ। ऐसा बहुत ही कम टाइम हुआ है जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तभी कोई 5-10 मिनट का डिले हो जाता है। बाकी हर बार हम एग्जैक्ट टाइम्स पे आपके जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बीच में 5-10 मिनट का गैप भी दे रहे हैं ताकि आप भी जो है थोड़ा रिफ्रेश होकर आ जाओ, तो वापस आपको सीखने में अच्छा लगे दूसरे लेक्चर में जब आप अटेंड कर रहे हो। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखो, हम ध्यान रख रहे हैं। तो जितना हो सके लाइव लेक्चर्स को अटेंड करें। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डेड को ही आप वापस देखो, ये अवॉइड करें। लाइव लेक्चर्स को जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, आपकी सिंसियरिटी बनी रहेगी। वरना लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड को देखोगे और साइड में आपका कोई कैटरीना कैफ का गाना का वीडियो आ गया या फिर सलमान खान का वीडियो का वो दिख गया कि प्रोमो, तो आप तो वहाँ पे चले जाओगे, तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो तो उसका सीखने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करो लाइव लेक्चर देखो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपकी सिंसियरिटी नहीं बनेगी, नोट्स नहीं बनेंगे, तो आपकी पढ़ाई वैसी रेगुलर हो नहीं पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लेक्चर से जुड़ें। टाइम होते ही 4 बजे फिक्स सारे के सारे बच्चे आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई 1 आया, फिर कोई 2 आया, कोई 3 आया। 4 बजे फिक्स, 5 बजे फिक्स जो क्लास शुरू होने वाली है, एक बार सारे अटेंडेंस लगा दोगे। प्रेजेंट सर, हाय सर, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो कहना है आप कह देना। एक बार अटेंडेंस लगा दो ताकि टीचर को लगे कि हाँ सारे बच्चे आ गए, अब मैं एनर्जी के साथ पढ़ाना शुरू कर दूं। वरना होता है कि आप 2-4 बच्चे हैं, अभी आ रहे हैं, 10-15 बच्चे आए हैं, 20-25 बच्चे आए, तो सारे एक साथ आ जाओ, है ना। एक साथ आ जाओगे तो टीचर और ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लाइव लेक्चर्स अटेंड करें। आज की बात का यही सार्थ, यही जो है वो व्याख्या है, यही इसका निचोड़ है इस बात का। तो ध्यान रखें, अपने सभी बच्चे 10-10 दूसरे फ्रेंड्स को कॉल करके हमारे इस मोमेंट के बारे में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी समय। जय हिंद, जय भारत।